आज बात करेंगे दोस्तों कि कुछ हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगे और बहुत बड़े बड़े सेंटर्स पे भी किए जाने के बाद फेक दिखाई देते हैं और कुछ ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे और नेचुरल दिखाई देते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? सबसे बड़ा फ़र्क जो डालता है वो एक नेचुरल हेयर लाइन डालती है। अगर हेयर लाइन प्रॉपर है, वो फाउंडेशन है आपकी, वो नींव है। अगर वो नींव पक्की है तो सब अच्छा होगा। और एक ट्रांसप्लांट फेक क्यों दिखता है? सबसे पहले कई बार पेशेंट भी कहता है और डॉक्टर उसको समझाता नहीं है, बहुत नीची हेयरलाइन हो जाती है, 50 साल की उम्र है और यहाँ तक की हेयरलाइन ले आए हैं आप, वो भी गलत है। बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल हेयरलाइन बना दी, नाप के यहाँ से बराबर बना दी, वह भी गलत है। और माइक्रो इरेगुलरिटी, उसमें थोड़े थोड़े इरेगुलर होना और फिर उसकी लाइन का मैक्रो इरेगुलरिटी होना, ये भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और एक बार जो चीज़ सामने से दिखती है वो ये टेम्पोरल एंगल्स है। इधर अगर नॉच नहीं आई मेल के तो वो कैसा भी हेयर ट्रांसप्लांट हो वो नेचुरल नहीं दिख पाएगा। उसमें सिमेट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब की जाएगी ताकि वो नेचुरल की तरफ आ जाए और एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसको। और आगे से पीछे जो शुरू की 10 लेयर्स हैं, उनके बाद की जो 7-8 लेयर्स और हैं, और फिर उनके बाद की लेयर्स जो हैं उनमें भी एक ट्रांजिशन होता है जो कि बड़ा ग्रेजुअल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हेयर लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं की जाती, इट शुड बी डिज़ाइन बाय ए डॉक्टर। और डिज़ाइन अगर वो प्रॉपर होगी तो उसमें इरेगुलरिटीज़ भी होंगी, सब कुछ होगा। और उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि हम 3 या 4 बालों वाले फॉलिकल एकदम सामने नहीं इस्तेमाल करें, हम 1 या 2 बालों वाले फॉलिकल को सामने इस्तेमाल करें और जो बड़े फॉलिकल हैं उनको हम थोड़ा पीछे की तरफ इस्तेमाल करें। और थिक ग्राफ्ट्स जो है वो डेलिकेट जोन में, इस तरह के जोन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो जो नेचुरल हेयर लाइन होगी ना, हालांकि पेशेंट उसका उल्टा चाहता है, पर वो यहाँ पहली लाइन पे बहुत घनत्व नहीं देंगे, घनत्व धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इसको नेचुरल कहते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट एजेस ऑफ द लाइन। तो वो अगर नहीं है तो वो लाइन नेचुरल नहीं लगेगी। एकदम से सारे के सारे बाल किसके यहाँ आते हैं? लेडीज़ के भी नहीं होते। दूसरी बात ये कि बाल सीधे खड़े हुए हैं, झंडे जैसे खड़े हैं, और उसको इतना लंबा रखे कि उसको वो गिराए, तो बालों का एंगल 18 से 30 डिग्री बेसिक माना जाता है। ये अगर स्किन की सरफेस है तो उससे ये 30 से 18 डिग्री का एंगल बेस्ट माना जाता है। दूसरी बात, टेम्पल के डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल जीरो पे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचुरल लुक्स नहीं आ पाएगी। तो डेंसिटी जो प्लानिंग है वो नंबर्स पे नहीं है, वो आपकी प्लानिंग पे है। अगर बाल एक के ऊपर एक लेटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग एंगल पे लगे हैं, वेरी एक्यूट, सब एक्यूट एंगल्स पे लगे हैं, तो वो बाल घने ना होके भी घने दिखाई देते हैं और नेचुरल दिखाई देते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स कहते हैं कि हम 5000 फॉलिकल एक दिन में करके देते हैं, मैं भी करके दे सकता हूँ और दिए भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसे में हम कई बार सिर्फ नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं, हम रिजल्ट्स की तरफ या उसके लुक्स की तरफ ध्यान नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5000 की जगह वो 4500 भी हों, 4750 भी हों, लेकिन उसका लगना, उसका रेंडमाइजेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल दिखाई दें। अनइवन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार एग्जाम में होता है कि हम पहले 2-3 सवाल बहुत तेज़ी से बहुत लंबे लंबे कर गए और बाद के 3 सवालों को हमने आधे घंटे में करके दिया। ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक सारी डेंसिटी एक्सपोज कर गए और बाद में हमने पीछे की तरफ बहुत दूर दूर बाल लगाए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक होकर सामने की तरफ बहुत पास पैकिंग करेंगे तो वो फॉलिकल्स एक दूसरे को दबाते हैं और दबाते समय वो अननोइंगली नेक्रोसिस की तरफ जाते हैं और उनमें से कुछ फॉलिकल दबाव के कारण मर जाते हैं। ये इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक नेचुरल स्पेसिंग डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि खेती किसानी भी सिखाते हैं तो पौधों को थोड़े दूर दूर एक दूसरे से रोपा जाता है। तो नेचुरल दिखने वाले बालों के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से डेंसिटी का और पीछे की तरफ जाते जाते जो भी उसका रेंडोमाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरह से फॉलिकल का रेंडोमाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सामने 1 और 2 के, फिर 2 और 3 के, फिर 3 और 4 के, या फिर उससे बड़े भी हैं तो उनको। डेंसिटी एक मैथमेटिक्स नहीं है, एक नंबर नहीं है, या डेंसिटी का लुक एक नंबर नहीं है, वो एक आर्ट है। आप 100 बालों को 200 दिखा सकते हो, 100 बालों को आप 120, 130 भी दिखा सकते हो, और अगर आप गलत तरह से लगाएंगे तो 100 बाल 40 भी दिखेंगे। तो ये चीज़ जो है आपके डॉक्टर को बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और उसके लिए हमेशा कोशिश करिए कि आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो। नए डॉक्टरों से इस तरह की गलतियाँ अक्सर अमूमन हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, फ्रंट बड़ा अच्छा दिख रहा है, बैक भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब इंसान पलटा, उसका डोनर एरिया पे आपकी नज़र गई तो वो पूरा खता हुआ पड़ा है। वहाँ से इतनी ओवर हार्वेस्टिंग हो चुकी है कि अब वो पेशेंट सिर्फ सामने से देखने लायक है, पीछे से देखते ही पता पड़ेगा अरे भाई क्या हो गया। खास तौर से टेक्नीशियंस के ट्रांसप्लांट में कई बार आपको पीछे की तरफ मोटे पंचेस यूज़ करने की वजह से वाइट डॉट्स दिखाई देंगे।
स्वार्थी कलर के पीपल में या डार्क कलर के पीपल में वाइट डॉट्स दिखाई देंगे और ज़्यादा गोरे व्यक्ति में थोड़े काले डॉट्स दिखाई देंगे पीछे की तरफ, जो बहुत गंदे दिखाई देते हैं। डोनर एरिया पे भी जो एक्सट्रैक्शन हो वो प्रॉपर डोनर एरिया पे होना चाहिए। कान से लेके कान तक नीचे का एरिया ख़राब समझा जाता है और उसके ऊपर का एरिया भी ख़राब समझा जाता है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और बहुत पतले बाल अगर आपको दिख रहे हैं अपने पंच के नीचे आते हुए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अभी एक 50 साल का आदमी है या एक 45 साल का व्यक्ति है और उसकी हेयर लाइन बिल्कुल लड़कों जैसी नीची है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, आप खुद ही बताइए। तो एक अच्छी फ्रंट लाइन या हेयर लाइन क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंट की एज का ख्याल आपको रखना चाहिए, उसके फेशियल स्ट्रक्चर चौड़ा है, ऑब्लोंग है, कैसा है, वो ध्यान रखना चाहिए। फोरहेड की हाइट कितनी है, किसी का फोरहेड ऊंचा होता है, किसी का नीचे होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पेशेंट की एज क्या है, उसकी हिस्ट्री किस तरह की है, उसके फादर को किस एज पे जाके ज़्यादा लॉस हुआ था, उसके ग्रैंडफादर को किस एज पे जाके ज़्यादा लॉस हुआ था, ये भी पूछने की कोशिश करनी चाहिए। बताओ, सबसे खराब हेयर लाइंस जो मैंने देखी वो हेयर टेक्नीशियंस की देखी। उन लोगों को बॉडी की मार्किंग या जियोग्राफिकल मार्किंग नहीं मालूम होती कि दिस 1 होता है, ये 1.25 होता है, ये सब उनको नहीं मालूम होता, तो वो कुछ भी बनाते रहते हैं और उनका कोई आर्टिस्टिक सुपरविजन नहीं होता। उनको लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल निकाल दें, बहुत सारे पीछे से निकाल दें, प्रिसीजन उनका नहीं होता। तो अच्छी एक डिज़ाइन के लिए आपको एक डॉक्टर की बनाई गई एस्थेटिक हेयर लाइन लगेगी, एक सर्जिकल कंट्रोल लगेगा और वो डिज़ाइन पर्सनली एक डॉक्टर के द्वारा ड्रॉ की गई और डिज़ाइन की गई होनी चाहिए, है ना। ये बहुत लंबी चीज़ होती है। आज पेशेंट आपका कैसा दिख रहा है, 10 साल बाद कैसा दिखेगा, 15 साल बाद कैसा दिखेगा। तो एक फेक हेयर लाइन जो दिखती है वो क्या है, वो मैथमेटिकल है, उसमें सिर्फ गणित अप्लाइड है, उसमें सिर्फ पैसा लिया गया है, उसमें सिमेट्री देखी गई है इंच बाय इंच इधर और उधर, और वो एग्रेसिव है, जोश में किया गया काम है। जबकि डॉक्टर के द्वारा डिज़ाइन की गई हेयर लाइन आर्टिस्टिक होती है, वो एनाटॉमिकल होती है, उसे मालूम है कौन कौन सा बॉडी लैंडमार्क कहाँ पर है। वो हेयर लाइन जो है वो वेल प्लान्ड होती है और कंजर्वेटिव भी होती है, थोड़ा डर के चलती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इस व्यक्ति को दोबारा फिर से हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई तो कुछ ना कुछ डोनर एरिया मैं पीछे छोड़ दूं और कुछ ना कुछ आगे के लिए भी मेरे पास हिसाब रहे। तो एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट लोगों को ये नहीं कहने वाला चाहिए कि अरे यार क्या क्या ट्रांसप्लांट कराया है। वो आपसे ये कहना चाहिए यार कुछ चेंज हो गया आप में, आप सुंदर दिख रहे हो, आप यंगर दिख रहे हो पहले से। ये सुनने के लिए ट्रांसप्लांट कराइए। ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है ये सुनने के लिए ट्रांसप्लांट मत कराइए, क्योंकि ट्रांसप्लांट अगर मालूम पड़ रहा है कि वो हुआ है तो वो फेक है।